आचार्यवर्याः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय महाभागाः सन्ति। तेषाम् अहं स्वागतं करोमि। अचिरादेव कार्यक्रमः आरभ्यते। आदरणीय सर, सादर प्रणाम। सर नमस्कार, उपाध्याय साहब नमस्कार, सब अध्यापकों को, छात्रों को, सबको नमस्कार जी। पांडे साहब जी प्रणाम सर। जुड़े कई करियो या बंद करियो नहीं करियो। समायोजिता वर्तते। अस्यां कार्यशालायां मुख्य वक्तृत्वेन अस्माकं मध्ये अद्य उपस्थिताः वर्तन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः जयपुरं। तत्र ये आचार्याः वर्तन्ते साहित्यशास्त्रस्य, अस्माकं समेषामपि परमादरणीयाः प्रथिताः विद्वांसः आचार्य रमाकान्त पाण्डेय वर्याः। तेषाम् अद्य व्याख्यानं भविष्यति क्षणान्तरमेव। कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन्तः राजन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतित्वम् अलङ्कुर्वाणाः अस्माकं समेषामपि परमादरणीयाः माननीयाः कुलपतिमहोदयाः डॉक्टर पंकजलक्ष्मणजानी वर्याः अत्र कार्यक्रमे उपस्थिताः वर्तन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतयः डॉक्टर मनमोहन उपाध्याय महोदयाः, अन्ये विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, विद्यार्थिनः, शोधार्थिनश्च। अद्य कार्यक्रमस्य औपचारिकं शुभारम्भं विधातुम् अत्र वयं विश्वविद्यालय परिसरे स्मः। अतः भगवत्याः मातुः सरस्वत्याः समक्षं दीपस्थापितं वर्तते। तत् दीपप्रज्वालनाय अहं निवेदयामि विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिवर्यान् डॉक्टर उपाध्याय महोदयान् कृपया दीपदीपनं विधाय कार्यक्रमस्य औपचारिकं शुभारम्भं कुर्वन्तु इति। डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी वर्याः निवेद्यन्ते, कृपया मंगलाचरणं कुर्वन्तु तावत्। स्वस्थाय आत्मसानी प्रजासानी लोक सन्ना भायसानी अग्निम प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। इदानीम् अहम् कार्यक्रमे तेषां व्याख्यानं भवति
ते अस्माकं समेषामपि परमादरणीय विश्वताः डॉक्टर रमाकांत पांडे वर्याः राजन्ते अहं तेषां विश्वविद्यालये हार्दं स्वागतं अभिनन्दनं च करोमि। अस्माकं कुलपति महोदयाः डॉक्टर जानी प्रधानमन्त्री मया विनतकण्ठेन स्वागतं क्रियते, वन्दनम् अभिनन्दनं च क्रियते। अत्र उपस्थिताः अस्माकं कुलपति महोदयाः तेषामपि स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च। अत्र उपस्थितानां समेषामपि आचार्याणां विद्यार्थिनां शोधार्थिनाम् अन्येषां ये अत्र उपस्थिताः तेषां समेषां भ्रातॄणां भगिनीनां च स्वागतं करोमि। विश्वविद्यालय पक्षतः नाधिकं विलम्ब्य इदानीं साक्षात् आदरणीय डॉक्टर पांडे महोदयान् सविनयम् अनुरुन्धे कृपया स्वीय आत्मीय संबोधनेन अस्मान् दिशानिर्देशन्तु उपकुर्वन्तु च। यदि भवतां व्याख्यानं हिंदी भाषा भवति चेत् अस्माकं अत्र ये नवीनाः शोधार्थिनः वर्तन्ते, केचन अत्र प्राचीनाः विद्यार्थिनः अपि युक्ताः सन्ति, केचन नवीनाः विद्यार्थिनः अपि युक्ताः भवन्ति, अतः तेषामपि सौकर्यं स्यात् अग्रे यथा भवताम् इच्छा। महं पुनः अनुरुन्धे आचार्यान् डॉक्टर पांडे महोदयान् कृपया मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। विद्या विद्यत एव यत्र सततं विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणाम् यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषयव्यालेष्वभिका बुधा वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमिः समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्री वैद्यनाथः शिवः श्री वैद्यनाथः शिवः। पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के परम सम्मान्य कुलपति महोदय, परम आदरणीय पंकज जानी महोदय, कुल सचिव महोदय, उपकुलपति मित्रवर्ग, उपाध्याय जी तथा अनुज कल्प समस्त अध्यापक गण, वस्तुतः यह आपकी एक प्रक्रिया है कि आपने इस कार्यशाला का आयोजन किया और मुझे भी अवसर दिया। जहां जानी साहब हों वहां से ये सब चीजें निकला करती हैं। मैंने उनके साथ काम किया है और मैंने देखा कि वो किस तरह से बड़ी सूक्ष्मता से और बड़े विचार पूर्वक प्रत्येक कार्यों को कार्यान्वित करते हैं और उनके कुशल मार्गदर्शन में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह एक सौभाग्य का विषय है। वास्तव में जो नैक के मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें हम लोग जो, मेरी आवाज तो आ रही है ना, हम लोग जो संस्कृत के लोग हैं वो थोड़ा पीछे क्यों रह जाते हैं, उसके पीछे एक कारण है, मैं उसका पहले उल्लेख कर देना चाहता हूँ। हमारे साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि पांडे जी संस्कृत वाले काम और विषयों वालों से बहुत ज्यादा करते हैं, काम वो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन वो काम करने में विश्वास रखते हैं, पेपर रखने में विश्वास नहीं रखते। और नायक या कोई भी कार्यालयी प्रणाली जो होती है वो काम के साथ साथ पेपर पर भी विश्वास करती है। इसलिए नायक के मूल्यांकन के लिए या किसी भी मूल्यांकन के लिए जो हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता है वो है पेपर की, क्योंकि हमने जो काम किया है उस काम को प्रूफ के रूप में प्रमाणित करने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो यह चाहिए कि वह हमारे सामने हम अधिकारियों के सामने उसको पूर्ण रूप से उपस्थापित कर पाएं और वह प्रमाण के रूप में माननीय कुलपति महोदय का या कुल सचिव महोदय का या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का या प्रदेश सरकार का अथवा तत्त विभागाध्यक्षों
का या परीक्षा नियंत्रक का, जितने भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का उस तिथि में निकला हुआ जो आदेश है और उसकी पालना में हम लोगों ने जो कार्य किया है, सर्वप्रथम आवश्यकता होती है कि प्रतिवर्ष की संचिका बना करके और हम उसको सुरक्षित रखें और इसके अनंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया तभी वो जो है सही होगी। अन्यथा कार्य हमारे निस्संदेह हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग अनुसंधान कराते हैं, हम लोग परीक्षा भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उसके पत्र अपलोड करने के लिए नहीं है या संचिका में प्रस्तुत करने के लिए वो पत्र नहीं है, तो हमारा मूल्यांकन जो है पूर्णतः निर्मूल होगा, उसको मान्यता प्राप्त होने वाली नहीं है। तो हमें अपनी पहले इस कमी को दूर करना चाहिए। ये जो संस्कृत विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शिका बनी, नैक के द्वारा बनवाई गई, इसके पीछे भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा। माननीय नी गोपाला स्वामी जो अभी तिरुपति विद्यापीठ के चांसलर हैं, कुलाधिपति हैं और भारत के पहले जो पूर्व में चुनाव आयुक्त रहे, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई संस्कृत के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने का, और उन्होंने वो रोड मैप तैयार किया तो बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने उसमें उल्लेख किया कि ऐसी ऐसी योजनाएं चलनी चाहिए। उन योजनाओं में एक अष्टादशी योजना भी थी जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पूर्व में जो था, अब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है, उसके अधीन भारत सरकार ने किया बहुत सारी योजनाएं। एक दो लाइन उन्होंने लिखा था कि संस्कृत विश्वविद्यालयों के नैक द्वारा मूल्यांकन के नियम भी जो हैं वो अलग से होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो होते हैं वो प्राचीन और पारंपरिक विद्या के पर आधारित होते हैं और उनमें जब पूरी तरह से सामान्य नियम लगाए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी होती हैं जो मूल्यांकन के दायरे में नहीं आती और हमारा बहुत सारा छूट जाता है, या हमें जिसे विकसित करना चाहिए हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो उस समय जो आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डी.पी. सिंह जी, स्वनामधन्य शिक्षाविद हैं वो नैक के जिस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने इस पत्र को लेकर के और एक समिति का निर्माण किया तथा उस समिति ने वो पूरे जो नियम थे उन नियमों का अवलोकन किया। इसी दौरान अवलोकन हो ही रहा था कि 2017 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कुछ नए तथ्यों को भी मूल्यांकन की कोटि में जोड़ा, जो कि वास्तव में जो कुछ जो संख्या जिनकी कम होती है अथवा जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो थोड़ा उपेक्षित तो हो ही जाता है। देश बहुत बड़ा है, तो उसमें भाषाओं के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं था। जो भी था वो विज्ञान को लेकर के उल्लेख किया गया था। ये जो समिति आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी और माननीय हरेकृष्ण सतपथी जी के आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी इसके अध्यक्ष थे और हरेकृष्ण सतपथी जी उपाध्यक्ष थे। इनके मार्गदर्शन में कार्य करना जब शुरू की तो उसमें सर्वप्रथम यह देखा गया कि इस समग्र जो निर्देशिका है, मूल्यांकन की जो प्रणाली है, मूल्यांकन के जो बिंदु हैं, इनमें ऐसे कौन से तत्व हैं जिन तत्वों को संस्कृत में लागू नहीं किया जा सकता और संस्कृत विश्वविद्यालयों में ऐसे कौन से तत्व हैं जो उनकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग केवल भाषा का संरक्षण नहीं करते, हम संस्कृत भाषा के माध्यम से पूरी संस्कृति और पूरी मानवता की रक्षा करते हैं। संस्कृत भाषा मात्र नहीं है, वह एक दिव्य वाणी है और हमारे देश का कम से कम 5,000 साल की जितनी भी संस्कृति है, जितना भी इतिहास है, जितने भी आचार हैं, जितने भी सदाचार हैं,
वो सारा कुछ दर्शन है, वो सारा कुछ संस्कृत में निबद्ध है। और तो ऐसे तथ्यों को इसमें आगे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कमेटी ने विचार किया और उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म विचार करके और उसी नायक ने कहा कि देखिए आप नया कुछ संस्कृत के लिए भले कर लें, अपने बिंदुओं का सन्निवेश वहां भले कर लें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंक वही रहेंगे और उन अंकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का सन्निवेश करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि संस्कृत के लिए कोई छूट दे दी जाए। कमेटी ने कहा कि ठीक है, छूट की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारा छूट जा रहा है उसका सन्निवेश तो हम करें ही। तो आप देखेंगे कि ये जो दर्शिका बनी हुई है ये 2 भागों में विभक्त है। इसमें पहला जो भाग है उसमें उपोद्घात, दूरदृष्टि और ध्येय, प्रधान मूल्य, मूल्यांकन और प्रत्यायन क्या होता है, गुणवत्ता सूचक रूपरेखा, ये अति महत्वपूर्ण है कि गुणवत्ता सूचक रूपरेखा किस तरह से इसके संस्कृत के लिए बनाई जाए। और उसके बाद मूल्यांकन के लिए जो अर्हता होती है वो मूल्यांकन की अर्हता कैसे होती है। प्रत्येक इंस्टीट्यूट, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक विश्वविद्यालय मूल्यांकन के लिए अर्ह कब माना जाएगा और उसकी अर्हता क्या होगी, ये सारी चीजें की गई। इसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का विवरण, फिर परिणाम कैसे आएगा वो भी, और मूल्यांकन का परिणाम होगा क्या ये भी देखा गया। इसके बाद जो पाठ्यक्रम वगैरह है वो किस तरह से निर्माण होंगे, ये एक लंबी चौड़ी सूची जो है वहां पर प्रथम अनुभाग में जोड़ी गई। उसका जो द्वितीय अनुभाग है वो आपके जो आप अपने स्वाध्ययन का प्रतिवेदन करेंगे, अपने विश्वविद्यालय के स्वाध्ययन का की प्रस्तुति करेंगे, वो किस तरह से होगा। तो सारी चीजें उसमें, कार्यवाही का सारांश, विश्वविद्यालय की विवरणिका, गुणवत्ता सूचक रूपरेखा, विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण इत्यादि जो है वो सारे चीज में वहां दिए गए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आया वो बिंदु है छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण। छात्र संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो चीजें हमें वहां पर देखना पड़ेगा, तो वो भी देखा गया। इसके बाद दत्तांश, जिसे कि आप डेटा कहते हैं, डेटा का संस्कृत में अनुवाद दत्तांश किया गया। बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे हैं कि जिन्हें नया गढ़ा गया है और अभी भी गढ़े जाने की आवश्यकता है, इसलिए पीछे जो है शब्दावली दे दी गई है और साथ में अंग्रेजी भी दी गई है कि जिससे व्यक्तियों को दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। इसके बाद जो विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय इस समय 18 हैं पूरे देश में, उनका वैशिष्ट्य क्या है, अन्य विश्वविद्यालयों के अपेक्षा उनका क्या वैशिष्ट्य है, ये जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारे पास अन्य विश्वविद्यालयों के समान पुस्तकालय तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन पुस्तकालयों में जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों का संरक्षण और उन पांडुलिपियों का संपादन हमारे अध्यापक करते हैं, जो कि संस्कृत भाषा के अतिरिक्त और जगह और चीजों में बहुत जगह नहीं हो सकता। तो ये पांडुलिपियों का जो पक्ष था वो पक्ष लिया गया। दूसरा पक्ष है वेधशाला का पक्ष। हमें ये कहा गया कि संस्कृत जो है वहां पर प्रायोगिक पक्ष नहीं है, और प्रायोगिक पक्ष नहीं है तो इसलिए जो प्रयोगशाला आदि के माध्यम से या प्रैक्टिकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो उससे गुजरती है, वो संस्कृत में कैसी लागू की जाए। तो विद्वानों ने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर प्रत्येक चीज जो है वो प्रैक्टिकल है। हमारे यहाँ वैदिक वेदों की संहिता का उच्चारण अगर आप करने जा रहे हैं तो वैदिक वेदों की संहिता का उच्चारण तब तक छात्र अच्छे से नहीं कर सकता जब तक गुरु
उसके साथ नहीं बोलता। छंदों का उच्चारण आप करने जा रहे हैं तो शिखरणी, मंदा, क्रांता, श्रद्धरा, शार्दूल, विक्रीडित, बसंत, तिलका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, प्रहर्षणी, जितने भी छंद हैं उन सब में कहीं ना कहीं मात्रा, यति आदि का सबका भेद होता है और गणों का भेद होता है। वो सब कुछ जो है प्रैक्टिकल के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए और उसे स्वीकृत किया ही जाना चाहिए। ये हम मानते हैं कि साइंस के जो लोग हैं वो कुछ अपना केमिकल ओमिकल मिला करके और अपना कुछ तैयार कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम लोग उच्चारण करके उस पद्धति का आविष्कार करते हुए और नए व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हमारे परंपरा के साथ आधुनिकता का संप्रेषण हम विद्यार्थी में करते हैं। तो ये जो हमारी विशिष्टता है इसको पहचान मिलना ही चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ प्रिंटेड होने के बावजूद, सब कुछ पुस्तकालय में विद्यमान होने के बावजूद हमारी जो मौखिक परंपरा है उस मौखिक परंपरा को हम त्याग नहीं कर सकते। मौखिक परंपरा के बिना संस्कृत शास्त्रों की परंपरा, संस्कृत काव्यों की परंपरा और संस्कृत में जो वैदिक वांग्मय की परंपरा है उसका कथमपि संरक्षण नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया और स्वीकार किया। लय की बात जैसे है तो हमारे यहाँ जो भाषा प्रयोगशाला है वो भाषा प्रयोगशाला हमारे यहाँ होनी चाहिए या है। वेदशालाएं जो वो हैं हमारे यहाँ, जो यज्ञ मंडप और यज्ञ कुंड हैं उनको बनाने की शुल्ब सूत्रादि में बहुत बड़ी बड़ी विधियां हैं जो वैदिक लोग हैं वो उसको जानते हैं। तो हम कहीं तो मशीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं और कहीं हम अपनी परंपरा से जो विद्याएं प्राप्त हैं उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए हमारे मूल्यांकन का एक मार्ग अलग ही होता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें पूरी बातों का सन्निवेश किया गया है। तो ये सारी चीजें वहां सन्निविष्ट हुई, बहुत अच्छा है। दूसरी एक और, क्योंकि हम सारे लोग संस्कृत वाले हैं, कुल सचिव महोदय जो है वो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनको भी ये बात जाननी चाहिए कि हमको विश्वविद्यालय बना तो दिया जाता है, विश्वविद्यालय बनाकर खोल दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन हमें अपेक्षित पद नहीं दिए जाते। हम लोग कुछ सहनशील भी होते हैं कि चलो खुल गया, तो हम लोग ये नहीं देखते कि हमें 4 पीरियड पढ़ाना है कि 5 पढ़ाना है। आ जाओ बेटा, सुबह 10 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, जब भी आना है तब आ जाओ। तो हम लोग वो गणना वाला तो पढ़ाते ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी काम करने में कोई परहेज नहीं करते। तो होता यह है कि हमें जब पद नहीं मिलते तो जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो होना चाहिए वो स्टूडेंट टीचर रेशियो नहीं बन पाता। और जब नहीं बन पाता तो आप जब आते हैं तो हमें सी ग्रेड और बी ग्रेड दे जाते हैं। तो उस बात का भी उल्लेख हुआ, उसमें ये कहा गया कि भाई ठीक है, पद देना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी नियुक्त करते हैं उन्हें अगर आप फुल टाइम मानते हैं, फुल टाइम का कतई अर्थ परमानेंट ना लिया जाए, वहां फुल टाइम लिखा हुआ है, तो पूर्णकालिक जो अध्यापक है वो कतई परमानेंट नहीं है, लेकिन जो पूर्णकालिक अध्यापक है उन अध्यापकों, वो अध्यापक अगर आपके यहाँ नियुक्त हैं स्वीकृत पद के अनुरूप, तो हम अपना आपको ये मान्यता दे सकते हैं। तो वो चीजें वहां पर जोड़ी गई। तो कोई भी विश्वविद्यालय 5 वर्ष में जो है वो अपने आप को वहां प्रस्तुत कर सकता है मूल्यांकन के लिए। और मूल्यांकन का जो केंद्र बिंदु होगा वो गुणवत्ता का उपक्रम, गुणवत्ता का अभिरक्षण और गुणवत्ता का संवर्धन, ये 3 ही बिंदु लेकर के जो है पूरी तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया आपकी चलती है। इसके अतिरिक्त तो वहां चतुर्थ बिंदु नहीं है। अब ये गुणवत्ता आती कैसे है? तो चूंकि हम लोग विश्वविद्यालय है तो गुणवत्ता में एक तो पाठ्यचर्या का पक्ष होगा कि जो आपका पाठ्यचर्या है एकेडमिक, उस पाठ्यचर्या के पक्ष में क्या क्या आना चाहिए, इस तरह से उसका हर 2 साल 3 साल जो विश्वविद्यालय का नियम है एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से उसका समीक्षण, संवर्धन आदि हो रहा है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। और माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वो एकेडमिक काउंसिल की बैठक होती है
पहले स्कूल बोर्ड वगैरह जो होते हैं, विभागीय जो बैठकें होती हैं, उनका पूरी तरह से नियमानुसार आदेश आदि करके और उस विषय के जो उत्कृष्ट विद्वान हैं उनके माध्यम से उस पाठ्यक्रम की संरचना का पूरी तरह से पालन करवाया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमने जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया है, उस पाठ्यचर्या में शिक्षणाधिगम की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षणाधिगम उसमें कैसा है, वो भी जो अनुसंधान की रिसर्च की प्रक्रिया है, रिसर्च का कथम भी मतलब पीएचडी नहीं है, आप तो आप म्यूट रखें। तो शिक्षणाधिगम की प्रक्रिया और मूल्यांकन वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अनुसंधान और नवाचार और अधिगम के संसाधन विस्तार, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, ये तीन चीजें, ये सब पाठ्यचर्या से रिलेटेड है। इसके बाद विश्वविद्यालय में मूलभूत संसाधन है या नहीं है, ये भी बहुत महत्व रखता है कि जिस तरह से हम लोगों ने पाठ्यचर्या का निर्माण किया है या जो आज के परिवेश में अपेक्षित जो आपका संसाधन है, वो संसाधन मूलभूत है या नहीं है। जो अधिगम के संसाधन है वो विश्वविद्यालय में है कि नहीं है, और छात्रों का जो प्रोत्साहन हो रहा है और छात्रों को जो प्रेरणा दी जा रही है वो हो पा रही है कि नहीं, छात्र आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, विश्वविद्यालय का प्रशासन कैसा चल रहा है, प्रबंधन कैसा चल रहा है, और उस विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम परिपाटियां क्या हैं और उसके सांस्थानिक मूल्य क्या हैं, इन बिंदुओं को लेकर के उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। जो आप जो अप्लाई करते हैं नेट के लिए, उसमें जो बिंदु आपको परिपूरित करके दिए जाते हैं वो इन 7 तत्वों से मिलकर के ही बने हुए हैं। इन 7 से बढ़ करके कोई 8वां तत्व वहां पर नहीं है। पाठ्यचर्या पक्ष का तो पूरी तरह से विश्वविद्यालय में जो है वो जानते ही हैं कि पाठ्यचर्या का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद पाठ्यचर्या का पक्ष भी जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। वो उन सब के दत्तांश माने डेटा आपको देने पड़ेंगे। वो डेटा अगर हम सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हम कितना भी आवेदन कर लें, हमें कोई भी ग्रेड मिलने वाला नहीं है। तो शैक्षिक नमनीयता जिसे हम लोगों ने कहा है, वो नमनीयता के लिए फ्लेक्सिबिलिटी शब्द का प्रयोग वहां अंग्रेजी में है। तो शैक्षणिक नमनीयता, पाठ्यचर्या का संवर्धन हमेशा होना चाहिए और उसकी फीडबैक, बच्चों से प्रतिपुष्टि प्रणाली को हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, इन 3 बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से पाठ्य की संरचना और पाठ्य के विकास का मूल्यांकन करते हैं। मतलब जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है और पाठ्यचर्या का संवर्धन है और जो प्रतिपुष्टि प्रणाली है, प्रतिपुष्टि शब्द जहां भी आ रहा है आपको देखना है कि वो फीडबैक की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से चलेगा। इसके बाद आपका जो पाठ्यचर्या का अभिवर्धन होगा वो उसी तरह से जो विश्वविद्यालय का नियम है उस तरह से होगा और समय समय पर वो पूरी तरह से चलता रहेगा। इसका जो की इंडिकेटर है, प्रधान सूचक, की इंडिकेटर का जो अनुवाद हुआ है प्रधान सूचक, वो वहां से प्रपूर्ण किया जाएगा। छात्र के नामांकन से लेकर के छात्र की विवरणिका, उसके बाद छात्रों का वैविध्य, उनके आवश्यकताओं की संपूर्ति, उनके शिक्षणाधिगम की प्रक्रिया, अध्यापकों का विवरण, उसकी गुणवत्ता, मूल्यांकन प्रक्रिया, परिष्कार, छात्र की निष्पत्ति और अधिगम परिमाण, और इन सब को लेकर के हम एक मैथमेटिक्स वहां पर दिया गया है, ये सब लेकर के, और एक फार्मूला वहां है, उस फार्मूला में के माध्यम से वहां पर ये देखा जाता है कि छात्र की संतुष्टि
कितनी हो पा रही, कितने प्रतिशत हो रही है, तो छात्र की संतुष्टि का भी सर्वेक्षण वहां पर किया जाता है। और आपको बता दूं, पहले क्या होता था, जो कमेटी मूल्यांकन के लिए जाती थी, वो कमेटी सब देखती थी और ABC ग्रेड वो दे दिया करते थे। लेकिन अब ये 2-3 साल से ऐसा नहीं रह गया। अब तो यहाँ तक भी नहीं होगा, रह गया है कि डायरेक्टर जो है, पहले कौन किस विश्वविद्यालय में जाएगा ये डायरेक्टर निर्धारित करता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हो रहा। अब कंप्यूटर में सारा डेटा डाल दिया जाता है और आपको ग्रेड कंप्यूटर देता है। कुछ ऐसे तथ्य है जिनकी रिपोर्ट कमेटी देती है और कुछ भी नहीं करती, उसको ग्रेड जो है कंप्यूटर देगा। उनकी एक पूरी प्रक्रिया बन गई है और उस प्रक्रिया के माध्यम से वो ऐसा करते हैं। इसके बाद जो वहां पर जो मतलब ये ग्रेडिंग तो उससे होती ही है। पूरा विवरण जो है, जो डायरेक्टर जो देख करके और उस विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के लिए समिति की संरचना करता था, तो अभी अब ये हो गया है कि वो कई विद्वानों से 3 महीने के लिए बायोडेटा मंगवा करके उस कंप्यूटर में डाल देते हैं और वो संगणकीय पद्धति उनकी ऐसी है कि उनमें से वो चुन करके आपको देगा कि ये व्यक्ति जो है वहां पर जाएंगे। और वो इतना गुप्त रहता है कि वो वहां के लोगों को भी मालूम नहीं होता, और जहां जाना है वहां भी कुछ समय पहले ही, एक निर्धारित समय है, उस समय के पहले ही मालूम हुआ करता है। तो इस तरह से काफी नई प्रक्रिया जो है उन्होंने कर दिया है। और आप इसमें देखेंगे कि ये जो हमारी मार्गदर्शिका बनी हुई है, वो सारी मार्गदर्शिका में पूरा संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे नवाचार को लेकर के वो किस तरह कर रहे हैं। तो हमारे संस्कृत में ये हुआ कि भाई नवाचार हम लोग कैसे करेंगे, तो नवाचार अध्ययन और अध्यापन की प्रविधियों में और विषयों के अनुसंधान की प्रविधियों में हम किस तरह से समाज में जा रहे हैं और समाज को क्या दे रहे हैं, इस तरह की बातों को लेकर के विचार किया गया है, जिससे कि वो सारी चीजें हम लोगों के दायरे में भी आ जाती है। इसके बाद भौतिक सुविधा जो है, वो भौतिक सुविधा पूरी तरह से प्रशासनिक स्तर पर निर्धारित है, आधारित है। प्रशासन जैसा चाहेगा वैसी भौतिक सुविधाएं हमको मिलेंगी। तो भौतिक सुविधा भी विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, जो कि उच्चतर शिक्षा के मानदंड हैं, उन उच्चतर शिक्षा के मानदंडों के अनुरूप ही उसको होना चाहिए। वो सारी बातें भी इसमें है, वो हमें देखना पड़ेगा कि हम उसकी मान्यता, उसको किस तरह से पूरा कर रहे हैं। तो अगर हमने लिख दिया है कि हमारे यहाँ ये चीजें हैं, कमेटी जो आएगी वो उसको प्रमाणित मात्र करेगी कि किस तरह से ये जो कुछ प्रपूर्ण किया गया है, फार्म के अंदर जो भरा गया है, वो चीजें वहां पर हैं कि नहीं है। और वो माननीय कुलपति महोदय के साथ और कुल सचिव के साथ और भी अध्यापकों के साथ, छात्रों के साथ, सबके साथ वो लोग बैठ करके कुछ संपर्क करके बातचीत भी करते हैं। ये सारी चीजें आप उसमें देखेंगे कि वहाँ है। दूसरी बात, वहाँ पर जो हमारे लिए विशेष बात है, वो ये बात हुई है कि चूंकि पुराने नियमों में हमारा जो है वो पांडुलिपि विज्ञान और हमारा जो संस्कृत से संबद्ध जो हमारी प्रक्रिया हुआ करती थी, उस संस्कृत से संबद्ध प्रक्रिया को यहाँ जोड़ा नहीं गया था। इस नवीनतम नवीन जो ये अपनी 2019 से ही अभी तैयार हुई है पद्धति बनी हुई है, इसमें आपके सारे उन मूल्यांकनों को जोड़ दिया गया है। आपको ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट केवल यूजीसी से मिलते थे, जो उन यूजीसी से प्राप्त प्रोजेक्ट को ही गिना जाता था अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत, और अगर यूजीसी से नहीं मिले तो उनको कोई मान्यता नहीं मिलती थी। छात्रवृत्ति अगर आपको यूजीसी से मिलती थी तो ही मान्यता प्राप्त होती थी, बाकी की मान्यता नहीं थी। ये पुराने नियमावलियों में था, हो सकता है उनके यहाँ आज भी हो, लेकिन हम लोगों ने, हमारे यहाँ अगर आपको अष्टादशी के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट मिल गया है तो उस प्रोजेक्ट की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी वैल्यू यूजीसी के यहाँ है, यूजीसी से है। आप
जो यूजीसी से प्रोफेसर इमेरिटस का पद आपको मिलता है, और प्रोफेसर इमेरिटस अगर आपके विश्वविद्यालय में 1, 2 या 3 हैं, उनके लिए जो आपको अंक मिलते थे मूल्यांकन में, वही अंक आपको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि भारत सरकार की योजना को कार्यान्वित करता है, उस राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के माध्यम से प्राप्त होने वाले जो शास्त्र चूड़ामणि विद्वान हैं, शास्त्र चूड़ामणि बहुत ही, उसका धन भले कम हो, लेकिन शास्त्र चूड़ामणि एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर इमेरिटस से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत के क्षेत्र में माना जाता है। तो वो अगर आपके यहाँ है तो उनका भी वही अंक आपको प्राप्त होगा जो यूजीसी के प्रोफेसर इमेरिटस या विजिटिंग प्रोफेसर का प्राप्त होने वाला है। इसी तरह से पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के व्याख्यान को लेकर के जो बातें होती थी साइंस आदि के क्षेत्र में, हमारे यहाँ अगर कोई पारंपरिक विद्वान जो अति प्रसिद्ध है, जैसे कि गुरुजी प्रहलादाचार्य जी थे, आचार्य राम यत्न शुक्ल जी हैं, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं, या और हमारे भारत में इनकी कमी नहीं है, ऐसे जो विद्वान हैं, और अगर उनको आप ला करके व्याख्यान करवा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन आप ले रहे हैं, तो उन व्याख्यानों और उन संगोष्ठियों का भी वही महत्व होगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों और संगोष्ठियों का मतलब आपको अंक मिला करता था। तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी। इसके बाद विश्वविद्यालय की आपके जो सर्वोत्तम परिपाटियां हैं, उन सर्वोत्तम परिपाटियों में भी बहुत महत्वपूर्ण अंक दिए गए हैं। वो सारी चीजें, उसी से आपके संस्था की विलक्षणता जो है वो निर्धारित होगी। तो ये सारी चीजें जो है वहां देखनी है। इसके बाद कौन से विश्वविद्यालय अर्ह हैं, ये भी एक विचार करने का प्रश्न है। तो जिस विश्वविद्यालय से 2 बार माने 2 बैच स्नातक हो करके और निकल गए हैं, अथवा जो विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 6 वर्ष पूरा कर लिया है, वो विश्वविद्यालय अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया हेतु आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको परिपूर्ण करना है आपको, कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित संस्था उसको होना चाहिए, चाहे वो मानित विश्वविद्यालय हो या फुल फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी हो, वो हो। इसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा प्रचाल्यमान जो शैक्षिक शोध पाठ्यक्रम है वो आपके यहाँ चल रहे हों, और पूर्णकालिक छात्र आपके यहाँ हों। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से दूरस्थ के माध्यम से या पूरी तरह से प्राइवेट छात्रों के माध्यम से चला रहे हों। इसके बाद आपके विश्वविद्यालय का जो संविधान है, उस संविधान से स्थापित किए गए जो क्रियाकलाप हैं, या आपने अपने विश्वविद्यालय के संविधान के अंतर्गत अन्य अनेक संस्थाओं का जो की स्थापना की है, आपका कोई परिसर कहीं चल रहा है, वो सारी बातें भी वहां पर आएंगी, वो भी संस्थाएं निरीक्षण के योग्य होंगी। और उसके बाद हो सकता है जैसे इग्नू वगैरह है, उनका देश से बाहर भी संस्थाएं हैं, ऐसे विश्वविद्यालय भी आवेदन करने का अर्ह है। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि 6 वर्ष आपके पूरे हो जाना चाहिए, प्लस आपको कहीं ना कहीं से जो सरकारी एजेंसी है उससे आपको अप्रूवल मिला हो विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी होने का, तो आप तभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो गतिविधियां हैं, जैसे कि आपके जो अध्यापक हैं, उनकी क्या क्वालिटी है वो भी देखी जाती है। पाठ्यचर्या का पक्ष पूरा देखा जाएगा। उसके बाद
अनुसंधान और नवाचार हमने बताया है कि देखा जाएगा, मूलभूत सुविधाएं देखी जाएंगी, और उसके बाद आपका नेतृत्व जो है प्रशासन का वो भी सारा देखा जाएगा। उसके बाद जो आपका विश्वविद्यालय है, अगर NMM नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, उस नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के माध्यम से किसी रूप में अगर नामांकित किया हुआ है कि पांडुलिपि संरक्षण केंद्र है ये, अथवा पांडुलिपि संग्रहण केंद्र है, दो तरह का वो मानते हैं। पांडुलिपि संग्रहण कराने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों को NMM नामित करता है, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, संस्कृति मंत्रालय की संस्था है। वो अगर आपको नामित किए हुए है तो उसके भी पूरी तरह से नंबर आपको मिलने वाले हैं, और दोनों में इक्वल नंबर है। अगर आप संग्रह केंद्र है तो भी, और अगर आप संरक्षण केंद्र है, संरक्षण केंद्र में वो कुछ पद देते हैं, उन पदों में एक लाइब्रेरी टाइप रहती है और वहां पर पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है। अब जो आपका जो स्वाध्ययन प्रतिवेदन है, उसके लिए जो डेटा आवश्यक है उसको दत्तांश कहते हैं। उस दत्तांश के लिए क्या क्या योजनाएं हैं वो भी इस मार्गदर्शिका के बा अनुभाग में पूरी तरह से दिखाई गई है, उसको आप देखें। और जो भी है, जितना भी आपको भरना है उसके लिए आपके अधिकारी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसमें माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय, इनकी प्रबल भूमिका होती है। ये लोग हर चीज को अनुमोदन करवा करके और उसी माध्यम से वो करें। उसके बाद भी अगर पूर्वोक्त जो अंश हैं, उन अंशों के अतिरिक्त जो आपके द्वारा निर्धारित अंश हैं, उन अंशों के अतिरिक्त अगर आपने कोई कार्य किया है और उसको आप एकेडमिक काउंसिल या किसी प्रशासनिक संस्था की स्वीकृति के बाद किया है, तो वो पूरी तरह से उसका उल्लेख होना चाहिए और उन प्रमाणों को वहां दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। इसके बाद आपके अगर अंगीभूत महाविद्यालय हैं, जैसे पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूरे मध्य प्रदेश में महाविद्यालय हैं, तो उन महाविद्यालयों का भी उल्लेख पूरा किया जाएगा। और देखें, दो तरह से, एक तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज, दोनों में अंतर है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज आपके कितने हैं, फिर आपके एफिलिएटेड कॉलेज कितने हैं, फिर आपके 2F के अंतर्गत कितने कॉलेज हैं वो भी आपको देखना है, और 12V के अंतर्गत कितने कॉलेज हैं वो भी देखना है। ये सारी चीजें आपको देखना होगा। और आपके महाविद्यालयों में ऑटोनॉमस महाविद्यालय कितने हैं वो भी आपको देना है, पूरा विवरण आपको देना है। अगर है तो देना है, नहीं है तो आपको लिख देना है NA नॉट एप्लीकेबल, जो भी लिखा जाए वो सारी चीजें करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस समय की है, जिसके लिए हम कम ध्यान देते हैं, कि हमें अपने विश्वविद्यालय के प्रति वर्ष के प्रवेश में लिंगानुपात जरूर देखना है। कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं और अन्य कितने हैं। अन्य में एक लिंग और जो बचता है उसको भी हमको जोड़ना है। और स्त्री और पुरुषों का जो रेशियो है, छात्रों की जो संख्या है, उसमें कितना अंतर है, ये सारी चीजें उसमें देखना है। वो केवल छात्रों में नहीं देखना, बल्कि छात्रों में भी देखना है, अध्यापकों में भी देखना है और शैक्षिकेतर कर्मचारियों में भी देखना है। जो कार्यालयी हमारे अधिकारी हैं और जो लिपिक इत्यादि हैं, उनमें भी ये सारी चीजें देखनी है। और हमें ये भी देखना है कि उस राज्य, जिस राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित है, उस राज्य से आगे, उस राज्य के अतिरिक्त उस विश्वविद्यालय में कितने छात्र आ रहे हैं, उस विश्वविद्यालय में उस राज्य के अतिरिक्त कितने अध्यापक हैं, ये सारी चीजें भी वहां देखने की जरूरत है। और इसके बाद
देखना है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि कक्षाएं कौन सी चल रही है, DSc, DLIT और वाचस्पति, PhD, विद्या वारिधि वगैरह, MPhil, विशिष्टाचार्य, आचार्य, सारी चीज हर क्लास में ये सारी चीजें देखना है। और उसमें भी जनरल के कितने बच्चे हैं, OBC के कितने हैं, ST कितने हैं, SC कितने हैं, ये पुरुष स्त्री आदि के भेद से पूरी संख्या वहां पर देनी होगी, जो कि आपको देखना है। इसके बाद जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाए हैं टीचर, जिन्हें कि हम लोग फुल टाइम टीचर्स कह रहे हैं, वो सारी चीजें देखना कि आचार्य कितने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कितने हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, उनकी पूरी उनका योग, फिर उनकी डिग्री क्या है, कितने PhD है, कितने नॉन PhD है और उनका पब्लिकेशन वगैरह क्या है, ये सारी चीजें आपके उसमें देखना होगा। इसके बाद आपके जो इमेरिटस प्रोफेसर हैं या एडजंक्ट प्रोफेसर हैं या विजिटिंग प्रोफेसर हैं या शास्त्र चूड़ामणि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा जो दिया गया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देना है। वो आप उसमें देखेंगे, उनके सब के अंक हैं। पीछे अगर आप जाएंगे तो प्रत्येक अंक वहां पर है। हम लोगों ने अंकों का योग तो वही है वहां पर हमने जो देखा, लेकिन ये जरूर है कि एक बिंदु के अंतर्गत अगर 10 हैं तो कोई चीज 2 नंबर की थी और हमें वो लगी कि नहीं हमारे यहाँ ये 5 नंबर की होनी चाहिए, तो हमने उसे 5 नंबर की कर दिया है। और कोई चीज 5 नंबर की थी और हमने सोचा कि नहीं ये 2 नंबर की ही होनी चाहिए, तो उसको 2 नंबर दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि उस पूरे बिंदु का योग आप जब करेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा, 10 से अधिक और 10 से कम नहीं मिलेगा। वो पूरी चीजें जो है वहां पर है। इसके बाद संगोष्ठी इत्यादि का विवरण जो है वो आपको वहां पर मिलेगा। फिर जो क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, QIF जिसे कहते हैं, उसको हम लोग गुणवत्ता सूचक रूपरेखा के अंतर्गत हम लोगों ने लिया। तो वो सारी चीजें आप वहां देखेंगे कि सारा जो कुछ आप अप्लाई किए हैं, जो कुछ फॉर्म के अंदर आपने भरा है, उस सब के डेटा आपको देने हैं बाय डेट। अगर वहां उस लेटर की डेट में और वहां भरने में अंतर है तो वो कंप्यूटर उसको निकाल करके 0 कर देता है। ये सारी चीजें वहां है। इसके बाद जो है आप 5 वर्षों में जो पाठ्यक्रम बनाए हैं, उन पूरे पाठ्यक्रमों का विगत 5 वर्ष, जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं उस साल नहीं, विगत 5 वर्ष, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय स्थापना के 5 वर्ष, 6ठे वर्ष ही वो योग्य होता है मूल्यांकन के। तो वो 5 वर्षों की पूरी पाठ्यचर्या का विवरण जो है वो आपको देना है। उसके बाद आपके विश्वविद्यालय के अध्यापक जो है वो कितने नेशनल और इंटरनेशनल संगोष्ठियों में भाग लिए हैं, उनको आपने कोई आर्थिक सहयोग दिया है कि नहीं दिया है, उस सब के भी अंक है। मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय का अध्यापक जा रहा है कहीं पर, उसने आपको अप्लाई किया और कोई आर्थिक सहायता अगर आपसे मांग रहा है तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी वहां पर। उसके बाद पूरे 5 वर्ष का विवरण देना पड़ेगा। पूर्णकालिक अध्यापक कितने रहे, परमानेंट कितने हैं, अनुमोदित पदों की संख्या कितनी है और कब से है, वो सारी चीजें जो है आपको वहां पर देना पड़ेगा। उसके बाद पाठ्यचर्या का पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से सारी चीजें हैं और भौतिक संसाधन जो है वो सारी चीजें वहां पर देने की है। और जब आप भरने लगते हैं तो बहुत सारी कठिनाई जो है वो आती है। जब आवेदन के लिए हम तैयार होते हैं तो उनके लिए इस फील्ड से जुड़े हुए जो हमारे नायक में कई लोग हैं, जिनमें डॉक्टर गणेश हेगड़े बहुत ही निपुण हैं, वो उनसे कभी फोन पर चर्चा की जा सकती है, या कभी हम जैसे लोगों से भी अगर आप चाहें कि हम कुछ बात कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और है, अभी आप देखेंगे जैसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो संस्कृत में अनुसंधान करने के लिए कुछ पैसे देती हैं और वो कुछ पदों को भरते हैं। अभी आचार्य वेम्पटी कुटुंब शास्त्री वहां पर कर्नाटक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां आपको किस तरह से कितना ग्रांट दे रही है, अगर कोई दे रहा है तो उसका भी आपको यहाँ नंबर मिलेगा। और
अगर आप समाज की सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में अगर कोई आ करके विवाह मुहूर्त इत्यादि और कूप निर्माण आदि के लिए मुहूर्त वगैरह पूछता है, उसका भी एक कार्यालय बना करके, और हम अगर उससे कुछ आर्थिक सहयोग भी ले रहे हैं, वो सहयोग पंडित का दक्षिणा के रूप में नहीं होगा, वो विश्वविद्यालय की रसीद कटेगी, और रसीद कटने के बाद वो रसीद वहां जाएगी संबद्ध अध्यापक के पास, और वो अध्यापक जो है उसको देख करके बताएगा। तो इस तरह की जो आप आय कर रहे हैं, उस आय का भी विवरण आप दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर हैं, तो ये सारी चीजें हैं, और प्रत्येक पंजिका का विवरण वगैरह जो है वो आपको देना है, उसका उपारोपण मतलब अपलोड भी उसको करना है। ये इसमें चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं, उन पारंपरिक चीजों को इस मार्गदर्शिका में स्थान मिला हुआ है। जैसे कि अगर कोई विश्वविद्यालय गौशाला बनाया हुआ है, तो उस गौशाला का भी परिगणन इसके अंतर्गत है। अगर आपके पास वेधशाला नहीं है, और वेधशाला के कारण हमारा 10 नंबर छूट रहा है, तो अगर हमने अपने यहाँ यज्ञ कुंड का भी निर्माण करा दिया है शास्त्रीय विधि से, ये नहीं कि जिस दिन मूल्यांकन के लिए कमेटी आ रही उसी दिन फावड़ा लेकर के उसको खुदवा करवा के बनवा दे, ऐसा नहीं है। आपके विश्वविद्यालय में संबद्ध अधिकारी के अनुमोदन से, उसके लिए पूरी अनुमति के साथ अगर वो बना हुआ है और छात्र वहां जाकर के उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो तब मान्य होगा, और उसका आदेश पत्र भी उसी तरह से होना चाहिए जिसे कि आप अपलोड कर सकें। तो उसमें भी आप सब कुछ करेंगे। इसके बाद आपके छात्रों के उत्तीर्ण छात्रों और उनका प्रतिशत वगैरह वगैरह जितना भी है, वो सब कुछ देखेंगे। ये आप इसमें पूरी तरह से देख सकते हैं। ये जो विवरणिका है, ये नैक की जो वेबसाइट है उसमें पड़ी हुई है, और अब इसमें चूंकि हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है, तो इस तरह के संशोधन जो है वो मतलब अपेक्षित हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि हम संस्कृत वाले कम करते हैं, कि जो छात्रों के माता पिता हैं, जो पूर्व छात्र संगठन है, वो भी हम नहीं बनाते। छात्रों के माता पिता से भी बहुत ज्यादा हम लोग प्रतिक्रिया लेने की कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ ये था भी नहीं, छात्र आ गया तो हम ही उसके माता पिता हैं। तो परंतु आज की जो कागजी प्रक्रिया है, उसमें ये सारी चीजें जो है लेना पड़ेगा। वो संस्था की प्रतिपुष्टि बने, फीडबैक लेने की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत सब कुछ होना चाहिए, और आपके वेबसाइट में भी होना चाहिए। और जो छात्र हैं उनका पूरी योजनाएं, उनको किस तरह से लाभ हो रहा है, किस तरह से वो आपसे खुश है कि नहीं खुश है, उसकी संतुष्टि का सर्वेक्षण आदि भी इसमें करना चाहिए। आप उसके माता पिता कितने आपसे खुश हैं, उनकी क्या संतुष्टि का, उनकी संतुष्टि का प्रतिशत क्या है, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। आपके जो विद्वत परिषद आदि हैं, उनके निर्णयों का आपने कितना कार्यान्वयन किया है। बैठक तो हम करा लेते हैं, बैठक कराने के बाद कार्यान्वयन नहीं होता, तो वो कार्यान्वयन आपने कितने प्रतिशत किया है, उस सारे पर बड़े सूक्ष्म चीजें हैं जिनमें आपको अंक मिला करते हैं। और ये जो मार्गदर्शिका है, ये जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी, तो नैक ने समग्र विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाया था, 2 बार बुलाया था। एक में कुछ कुलपतियों को ही बुलाया गया था, उनके सामने ये प्रस्तुत किया गया था, और एक में अंतिम रूप जब दिया गया तो सारे थे से भी आपके उप कुलपति जी गए हुए थे, और समस्त विश्वविद्यालयों के कहीं से कुलपति आए थे, कहीं से उनके प्रतिनिधि आए थे, और वो सारी चीजों को उन्होंने स्वीकार किया। जिन्होंने ये कहा कि नहीं यहाँ हमें आपत्ति है, उसको अंतिम रूप फिर आपके भोपाल में बैठ करके दिया गया था। तो इस तरह से ये है, बहुत कठिन नहीं है, सरल है। हम लोगों के लिए कठिन अगर कुछ है तो वो ये है कि हम जो उसके आदेश की प्रतियां हैं, वो आदेश की प्रतियों को सुरक्षित रखें और उन्हें पूरी तरह से भरें। और इस मार्गदर्शिका के अनुसार जब हमारा मूल्यांकन अब शुरू ही होने वाला था,
कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना आ गया, तो इसलिए एकमात्र विश्वविद्यालय का होने की तैयारी थी, वो भी इसके माध्यम से नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग अच्छा ग्रेड पाएंगे इसके माध्यम से, क्योंकि इसमें हमारा सब कुछ है। वेद पाठ वगैरह हम लोग कितना करवाते हैं, संध्या वंदन आदि करवाते हैं कि नहीं, पारंपरिक संरक्षण की चीजें, भाषा का किस तरह से प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, शास्त्रों का किस तरह से कर रहे हैं, आरक्षित जो प्रवर्ग है उसको हम किस तरह से प्रवेश दे रहे हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा निर्धारित जो छात्रवृत्ति है वो हम दिलवा पा रहे हैं कि नहीं, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति है वो हम दिलवा पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें जो है हर साल के प्रतिशत से और 5 साल का गुणा उड़ा करके गणित की पूरी पद्धति है वो इसमें बना हुआ है फार्मूला। वो फार्मूला को आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि इस पर और बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से माननीय कुलपति महोदय आचार्य पंकज जानी जी, जो कि इस विषय के बहुत ही विज्ञ और बड़े ही सरल और सहज प्रशासक हैं। उनके अंदर से प्रशासक का जो अहंकार है वो कभी नहीं झलकता। सबसे अध्यापकों से और छात्रों से वो मित्रवत व्यवहार करते हैं। कुल सचिव महोदय, जिनसे मैं कभी मिला तो नहीं, लेकिन उनके बारे में काफी कुछ प्रशंसनीय बातें सुनता रहता हूं। तो आप सबको मैं एक बार धन्यवाद देता हूं। मेरे अध्यापक बंधु जिन्होंने मुझे सुना, उनके लिए भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उपकुलपति महोदय जो हमारे मनमोहन उपाध्याय जी हैं, परउहा जी हैं, उपेंद्र जी हैं और संकल्प मिश्र हैं, और भी जो अध्यापक हैं, उन सबको मैं एक स्वर में नमस्कार करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सादर नमस्कार। बहुत ही रोचक तरीके से व्यवस्थित एक एक प्रक्रिया को बताते हुए आपने राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन प्रक्रिया के एक एक रहस्यों को उद्घाटन किया, और हम सब अभिभूत हैं, और कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो रिक्त रह गया हो। तो ऐसे बहुत सुंदर मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। कार्यक्रम में आपकी प्रतीक्षा थी, और जैसा हम सोच रहे थे, भयभीत थे, कहीं उससे भी अच्छा आपने प्रतिपादन किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारम विज्ञापये। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कुलपति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माननीय उप कुलपति महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय इसमें सम्मिलित रहे, आपका धन्यवाद। आचार्य वृंदों का धन्यवाद, और शोधार्थीगण और विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण इसमें जुड़े रहे और तन्मयता पूर्वक आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एकता मंत्र से हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार है। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुजी।
प्रणमामि महोदय। प्रणाम महोदय।